हूं पूजा शर्मा। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में अब 10 साल की सजा होगी। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून में ये बड़ा संशोधन किया है। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों का पुनर्वास करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और ये पुनर्वास वन अधिनियम 2013 के तहत किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालकों को भी राहत दी गई है। पशुपालकों को भूसे पर मिलने वाली सब्सिडी को 50% बढ़ा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से सहारा समय एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, आज मुख्य बैठक हुई है जिसमें बहुत बड़े बड़े और अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। पूरे फैसले से एक बार जानना चाहेंगी बैठक वाले। देखिए, अगर पूजा मैं आज के कैबिनेट की बात करूं तो आधिकारिक तौर पर किसी भी फैसले की जानकारी नहीं दी गई है। वजह उसकी साफ है कि विधानसभा का सत्र आहूत हो चुका है और आहूत होने के बाद ऑफिशियली ब्रीफिंग नहीं की जाती है। ये माना जाता है कि कैबिनेट ने जो भी फैसले लिए हैं उन सब फैसलों को सदन तल पर ही रखा जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन फैसलों में काफी अहम फैसले अगर कहें तो उसमें उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून जो यूपी में सख्त है उससे भी ज्यादा यहाँ सख्त किया जा रहा है, यानी अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। तो इस हादसे का विधेयक सदन पटल पर लाया जाएगा, यानी कि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान लाया जाएगा। इसी की अगर देखें तो अभी हमें ही 9 नवंबर के बाद 11 नवंबर को एक अपनी सरकार करके पोर्टल को लॉन्च किया था, उसके भी रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि नैनीताल के हाईकोर्ट को भी हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के मुताबिक बाहर आ रही है। ये अपने आप बड़ा फैसला है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये पेंडिंग था, इस पर विचार चल रहा था। इसके अलावा अगर दूसरे फैसलों की बात करें तो इसमें जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएसडीसी और यूजीवीएनएल उत्तराखंड के ही वेंचर हैं, ये इसका एक कह सकते हैं कि अपना आपस में सामंजस्य बनाएंगे, इस तरीके का फैसला हुआ है। इसके अलावा अब कूड़ा फेंकना यानी अपराध हो जाएगा, उसके लिए भी अधिनियम बनाया जाएगा। 29 तारीख से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र हो रहा है उसको भी आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में आप जानती हैं कि पुनर्निर्माण के काम पहले से ही चल रहे हैं। जो केदारनाथ धाम में हेलीपैड है वहां पर ओम की आकृति बनेगी, यानी कि जो अराइवल होगा वहां पर सबसे पहले ओम के दर्शन होंगे भगवान केदारनाथ के एक प्रतीक के तौर पर। इसी तरीके से जमरानी बांध जो बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा था हल्द्वानी में, वो बनना अब तय हो गया है। उसके हर तरीके की क्लियरेंस आ गई है, केंद्र सरकार का अप्रूवल आ गया है। तो उसमें 1330 परिवारों को पुनर्वासित किया जाना है, उसको भी आज मंजूरी दी गई है। तो इस तरीके से देखें आज काफी अहम फैसले थे और इन फैसलों को आज कैबिनेट ने लिया है। और जैसे मैंने बताया पूजा, इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ना आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जो तमाम फैसले बैठक में लिए गए वाकई अहम। लेकिन एक और आपसे प्रश्न की हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर जिस तरह से अब मुहर लगेगी, यानी कि सूत्र ऐसा बता रहे हैं, आपने जानकारी दी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में इस शिफ्ट करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? और क्या माना जाए कि अब गैरसैंण को भी, क्योंकि गैरसैंण को गैर समझा जाता है, इस तरह के आरोप हमेशा बीजेपी पर लगते आए हैं, तो क्या स्थायी राजधानी देहरादून होगी? क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट को देहरादून में, माफ कीजिएगा, हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, ये मामला कह सकते हैं पूजा की बिल्कुल अलग है। हम नैनीताल हाईकोर्ट की बात करें वो मामला बिल्कुल अलग है उसकी शिफ्टिंग का, और गैरसैंण की बात करें वो बिल्कुल अलग है। गैरसैंण जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में हो, इसका प्रतीक गैरसैंण है। रही बात नैनीताल में हाईकोर्ट की बात, तो ये एक व्यवस्था के तहत किया गया था, क्योंकि जब राज्य बना था आप जानती हैं कि राज्य का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर मैं आज उत्तराखंड विधानसभा की बात करूं तो पूजा, आप यकीन नहीं होगा कि जो उत्तराखंड की विधानसभा है देहरादून में, वो बेसिकली देहरादून का विकास भवन था, और विकास भवन को ही और आगे बढ़ा करके उसमें और ज्यादा कंस्ट्रक्शन करके आज वो विधानसभा का स्वरूप है। इसी तरीके से जब
कह सकते हैं कि राजधानी का जो स्वरूप है वो देहरादून में रखा गया। तो इस क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करने के लिए जो हाई कोर्ट है उसे नैनीताल में रखा गया, वो भी एक टेम्पररी व्यवस्था के तहत रखा गया। आधिकारिक ना बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब धीरे धीरे हाई कोर्ट का काम बढ़ रहा है। हाई कोर्ट में आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ती है। कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि जब पर्यटक सीजन होता है तो पूजा आप भी जानती है कि माल रोड एकदम भरी होती है, वकील समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई तरीके की चीजें हैं और उसके विस्तार की बात लगातार चल रही थी। तो अभी हाल में ही हल्द्वानी में रैकी भी की गई जमीन की, और इस बात की आज जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं कैबिनेट सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है कि इसकी शिफ्टिंग की जाए। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से मामला आगे आता है, क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से है। आप जानती हैं एक वकील ज्यादा हो गए हैं, केसेस ज्यादा हो गए हैं, मूवमेंट ज्यादा हो गई है, और नैनीताल ऑलरेडी हिल स्टेशन है। बिल्कुल, तो नैनीताल हाईकोर्ट को अब हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने पर भी मुहर लग सकती है, ये भी आज फैसला लिया गया। इस तरह से सूत्र बताएं। आप बने रहे हमारे साथ, ज्योत्सना से आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड में पशुपालन व्यवसाय को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए देहरादून में पशुपालन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी शिरकत की। इस मौके पर गोट वैली योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ 7 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयों का भी लोकार्पण किया गया। इसके अलावा असाला नाबार्ड से वित्त पोषित रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत शुलोक ऋषिकेश में ही हीपर रेयरिंग फर्म का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने पशु चिकित्सकों को एनपीए दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत ऋषिकेश के श्यामपुर में नवी प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भरोसा दिलाया है कि सरकार डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में राज्य सरकार को हर संभव मदद देगी। और उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय के जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है। और हमारी एम्बुलेंस वहां तक पहुंच के उनको जानवरों का उपचार करेगी। तो एक बहुत ही हमारी देन है पशुपालकों के लिए। लगभग 50,000 पशुपालक हमारे डेयरी विभाग से जुड़े हुए हैं, 13,000 हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव विभाग से जुड़े हुए हैं, और इन सब के लिए आज बहुत राहत का दिन है। दूसरा, जो हमने गोट वैली कॉन्सेप्ट जो मैंने कॉन्सेप्टलाइज किया था, जो मैंने सोचा था 2 महीने पहले हमारी चर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले कि हम उत्तराखंड को ये पलायन को एड्रेस करना चाहते हैं। उत्तराखंड की बेरोजगारी का इशू है जिसको हर बार उठाया जाता है, इसको एड्रेस करने के लिए हमने गोट वैली कॉन्सेप्ट शुरू किया है। 5 प्रति जिलों में इसकी शुरुआत करी गई है। आज हमने बागेश्वर के कपकोट में इसकी शुरुआत करी है, और हर जिले में हम 2000 बकरियां देंगे, जिससे कि हमारे वहाँ के जो पशुपालक हैं वो रोजगार से भी जुड़ेंगे, पलायन की जो समस्या है वो भी एड्रेस होगी। और उत्तराखंड पहली बार काऊ मिल्क के साथ साथ गोट मिल्क में भी अपनी भागीदारी देने जा रहा है। शुरुआत है कि पशुपालक को उसके दर पे इलाज मिले, और ये जो गोट वैली योजना है ये उत्तराखंड सरकार की और विशेष रूप से सौरभ बहुगुणा जी के बहुत महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये कामयाब हुई तो हम और आप 5 या 10 साल जब बात करेंगे तो उत्तराखंड की बदलती हुई तस्वीर जो होगी, जो गांव उजाड़ हो चुके हैं वो दोबारा बसे, जो पहाड़ में कहीं आज दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा वो दोबारा पहाड़ में लोगों का रहना होगा। और ये योजना यही नहीं, अगर ये यहाँ कामयाब हुई तो पूरे सभी पर्वतीय राज्य हैं उनमें उनके विकास में बहुत बड़ा योगदान इस योजना मुझे ऐसे हम लगातार पहले से कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से भी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, इसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, और जहां भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ज्योत्सना हमारे से लगातार जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, पशुपालन विभाग की ओर से जिस तरह कार्यक्रम किया गया, वाकई अब कह सकते हैं कि पशुपालन व्यवसाय में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। अब फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराध के खिलाफ उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में का मैसेज कि बुलडोजर यूपी का ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संभव। उत्तराखंड बने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आप राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस स्कूल इंटर में जब पढ़ता तब शुरू हो गया था। मूल मताओं में कमी आई। देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा। जो सम्मान माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूं। संवाद है तो समाधान। प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आप लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आग ज्यादा हो रहा है उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, वो काम करना पड़ा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम देश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की शख्सियत, जारी है संवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को महीने में एक दिन स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिन स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 2300 से ज्यादा गेस्ट टीचरों को भी भर्ती करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ स्कूलों में 4th क्लास के पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। बीआरसी और सीआरसी के पदों पर भर्ती को लेकर सीएम धामी ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये तीसरी बार हमारे माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा की एक समग्र जो है चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है कि हमको एनईपी 2020 ले जो हमने लागू किया अपने प्रदेश में, क्योंकि देश का पहला राज्य है कि जिसने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो आज बाल बालिकाओं पे भी बात हुई है, प्राइमरी एजुकेशन पे भी बात हुई कि हमको अपने स्कूलों में 100% टीचर देने। जो स्कूल हमारे नए बनाने हैं उनके लिए पैसा मुक्त भारत सरकार से भी हो गया, राज्य सरकार से भी हो गया है। हमने अपने डाइटरों को जो है 100% जो है वहाँ लेक्चरर भी देने हैं और स्टाफ भी देना है। साथ में जो प्रमोशन होने हैं उसके लिए भी हम सभी अपने अधिकारियों को कहा है कि भाई आप जिलों में जाके टीचर संगठनों से भी बात कर लीजिए। दिए गए कि जैसे जो हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं, उनमें कद बच्चों को न बैठाया जाए और जरूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर उनको शिफ्ट किया जाए। तो वो स्कूल के भवन खराब हैं, उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। इसके अलावा हमारे जो बीआरपी सीआरपी 950 पद हैं, 950 पदों पर भर्ती के निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल कार्रवाई किया जाए। 4th क्लास के जो हमारे पद हैं करीब सारे इंटर कॉलेज में या जूनियर हाई स्कूल में, उन पदों पर उनका आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाए। तो 2300 हमारे गेस्टर और लगभग 3000 के आसपास जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के हैं, 1000 हमारे बीआरपी सीआरपी के हैं, पदों को भरने के भी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की जल्दी घोषणा की जाएगी। इस बात की जानकारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दी है।
तैयार है। जब हमको निर्देश होगा हम अपनी सूची संगठन देंगे। और अभी तो हमारे सभी मोर्चे जितने भी हैं किसी का भी गठन नहीं हो पाया है, क्योंकि चुनाव के दृष्टिकोण अन्य राज्यों में भी जाना था, तो इस वजह से भी नहीं हो पाया है। और थोड़ा समय तो लगता ही है इन सब चीज़ों के लिए। तो जल्दी होगा, आपको जल्दी हम अवगत कराएंगे कि हमारी जो महिला मोर्चा का जो पदाधिकारी हैं उनका गठन हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्य में खनन माफिया हावी है और धड़ल्ले से अवैध खनन का काम जारी है। हर चीज के रेट फिक्स किए गए हैं और आलम यह है कि बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री राज्य में भ्रष्टाचार के बोलबाले का हवाला दे रहे हैं। यह निश्चित ही इसमें कहीं दम है। कोई नदी ऐसी नहीं बची है जिसमें जेसीबी पोकलैंड्स लगे हैं, खनन नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब जानते हैं। 7 रुपए, जिसके रेट 30 रुपए से कम कभी नहीं आए इस प्रदेश में, 7 रुपए के रेट के हिसाब से व्यक्तिगत पट्टे दे दिए गए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि 4000 से ज्यादा, केवल मैं आपको नैनीताल और उधम सिंह नगर का हवाला दे रहा हूं जिसकी मेरी पुख्ता जानकारी है, 4000 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स आज घर बैठे, 40,000 गाड़ियां लगभग री रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हैं। जब जून में खनन बंद होता है और अक्टूबर में उसका दोबारा शुरू होता है, तो उस बीच में गाड़ियां सरकार की जाती हैं। तो आप यकीन मानिएगा कि 90% से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो ये बुरा हाल है, क्योंकि क्रशर मालिकों के पास इतना अपना माल पड़ा हुआ है इस समय इस 7 रुपए वाले के हिसाब से, उनको अब गोला से या दाबका से कहीं से सामान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये बहुत बड़ा करप्शन है। हर चीज का रेट फिक्स है। आप आम नागरिक से पूछ लीजिए, वो साफ बोल रहा है कि इतना ना है। तो ये हालात बहुत खराब है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मेरे को कुछ सवाल थे। आज शिक्षा व्यवस्था में 33वें नंबर में चले गए। जो राज्य इस बात पे अहंकार करता था या इसको मान होता था कि भाई केरल के बाद हम सबसे पढ़े लिखे राज्य हैं, हमारे यहां से ज्यादा साक्षरता है, आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय आ गई, ये इन लोगों की वजह से जो आज बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गढ़वाल रेंज के सभी थानों में एनडीपीएस एक्ट में जमा मामलों में निस्तारण की प्रक्रिया गढ़वाल रेंज मुख्यालय में की गई। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिले सहित गढ़वाल रेंज के थानों में एनडीपीएस के माल की नापतोल और निस्तारण प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीआईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद निस्तारण, भंडारण और नापतोल की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। जल्दी ही लक्सर में पूरे माल का निस्तारण किया जाएगा। 40 जो है हरिद्वार और 86 जनपद देहरादून में पूरे मंडल है। ये 2 जगह कलम किया गया। तो अभी हम लोग दोबारा निर्माण कर रहे हैं। इस समाप्ति के बाद फिर एक फॉर्मेलिटीज और है, देखना पड़ेगा कि हम एक सप्ताह में इसको